हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो इंतजार था वीडियो का, ये भौतिक विज्ञान का था, ठीक ना। ये तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरी पार्ट है। तीसरी वीडियो है ये। और अगर आप लोग पहला दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में लिंक है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, सब जाकर वहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो ये आज आपका वन सेट ये पूरा कंप्लीट होगा इसमें। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मॉडल पेपर भी आधा कराएं लेकिन उसको नहीं करा पाए क्योंकि इसको कराना था। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा इसको। और देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 तक ये वाला तक हो गया था, ठीक ना। ये जो था आपका अंगा वाला, ये वाला हो गया है। खंड यह कराना है, जो 5 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये देखिए 6 वाला, ये वाला कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख कर रख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोर की क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रागली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, परमाणु में पहला कमी है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक ना। ये आपका कटा हुआ है, ठीक है। का स्थायी वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इस समय नाभिक के आवेश जेड ई तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश ई के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जिसका देखिए जो फार्मूला होता है, ये आपका ये होता है, ठीक है। ये होता है mv² इक्वल टू kz² ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है इसका। आगे हम लोग देखिए, दूसरी पॉइंट इसमें है। यहाँ पर नेक्स्ट है दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज है। इस प्रतिबंध का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। इस प्रतिबंध को क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है mvr=nh/2, जहाँ पर n 1 2 3 डैश 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 हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 या और भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दे ब्रागली ने तर्क किया कि, इस पर कुछ लिखना है तो इसमें लिख लीजिएगा। दे ब्रागली ने तर्क किया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। डोरी में गमन करते तरंग के सदृश कण तरंगे भी अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। उसके बाद कमियां हैं, तो कमियां हम देखिए, वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। जो वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचना है उसको बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। दूसरी कमी ये है कि जीमेन तथा स्टॉक प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। जीमेन तथा स्टॉक प्रभाव की व्याख्या जो है बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तीसरा है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। चौथा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाई जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा है, प्रश्न नंबर 6 का अथवा है, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा कोटि की है 27 डिग्री सेल्सियस पर उष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं इसमें सॉल्व करके रख लिया हूँ, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया, ये आपका फार्मूला होता है E=KT। टी बराबर आपका दिया है 27 डिग्री, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे 273 इसमें जोड़ देते हैं। 273 प्लस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक ना। λ निकालना है आपका, जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। उसके बाद आपका देखिए, के का मान आपका कितना होता है,
1.38 गुणे 10 की पावर माइनस 23 होता है, ठीक ना। 1.38 गुणे 10 की पावर माइनस 23 होता है। अब देखिए फार्मूला हम लोग लैम्डा बराबर जो फार्मूला निकाले थे पहले, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m ई, यही फार्मूला आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ई के जगह पर हम लोग के टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m के टी और जो यम है ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn हो गया। उसके बाद जब हम फार्मूला पर पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा लैम्बडा इक्वल टू 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 34, 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 34 बटे में ये देखिए रूट में 2 गुणे 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27 गुणे 1.38 गुणे 10 की पावर माइनस 23 और गुणे 300। अब ये मान जो आपका के का मान है और ये मान जो है आपका एम का मान है और ये जो है 300 के का तो टी का मान है, ठीक है। और एच का मान आपका 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 34 होता ही है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, जब इसको इतना हल करेंगे तो आपका लैम्बडा इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1.78 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने मोबाइल से हल करिएगा या फिर अपने पेंसिल से, कॉपी से, कलम से हल करिएगा, ठीक है। तो अगर कुछ आप लोग हल ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा बताइए। आप लोग भी कुछ हल करिए, हम इसको मोबाइल से किए हैं, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 × 7 8 गुणे 10 की पावर 1.78 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, इतना आएगा। उसके बाद क्या है देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि फोटान ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। फोटान ऊर्जा ज्ञात करना है तो यहाँ पर फोटान ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होता है, ठीक है। तो ई बराबर आपका जो मान आया है, ई बराबर जब हम लोग मान रखेंगे एच का, एच 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 34 गुणे में सी का मान जब रखेंगे हम लोग, तो सी का मान देखिए कहाँ से, सी जो आपका होता है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है और लैम्डा बराबर जो आया 1.78 गुणे 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे जब, तो इसका मान देखिए कितना आएगा, इसका मान आपका आ जाएगा ई बराबर 1.112 गुणे 10 की पावर माइनस 15 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 15 जूल, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये देखिए अभिदेशक नेत्रिका, ठीक ना, ये देखिए अभिदेशक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश तो करूँगा, आप लोग को अपने से भी कुछ इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये L1 है, ये L2 है, ये अभिदेशक लेंस बना है और ये जो बड़ा वाला है ये नेत्रिका लेंस बना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आँख है, जो आँख का लेंस है, आँख का जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर जो A1 है B1 है ये आपकी वस्तु है, ठीक ना, ये वस्तु का कार्य करेगा दोनों। और यहाँ पर जो आपका ये कोण है, बीटा कोण है, ठीक ना, ये क्या है आपका कोण है, बीटा कोण है, जिसका ये दूरी है UE, ठीक है। और इसकी पूरी की दूरी जो है VE बराबर है D, ठीक ना, VE बराबर क्या है, D है। तो यहाँ पर D भी लिख सकते हैं, U है, ये U रहेगा, ठीक है, UE बराबर D है, UE बराबर क्या है, D है। और मैं सबको लिख लिया, यहाँ पर देखिए B/A जो BA जो है, यहाँ पर B और A जो है B वस्तु का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। और आपको इसमें जो भी चीज़ें आपको समझना है समझ लीजिए। अब मैं चलता हूँ इस पर, आपको ये फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना रहता है, ठीक है ना, लिखना रहता है। कैसे लिखेंगे देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यदि वस्तु ए बी, जो वस्तु यहाँ पर आपको दी गई है ए और बी, ठीक है, यदि वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर है तो, देखिए यहाँ पर है, यदि वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर है तो उसका प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
आपका A1 B1 पर बनेगा। ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा A1 B1 पर बनेगा। कब? जब वो अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर है तब। ठीक है। जो नेत्रिका के लिए इसके लिए जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, ये क्या करता है? एक A1 B1 जो है एक वस्तु का कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु का कार्य करता है। और यदि A1B1 प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर हो तो अगर ये A1B1 जो प्रतिबिंब है अगर नेत्रिका के फोकस के अंदर हो तो नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब आभासी B2 पर बनेगा। तो नेत्रिका का जो अंतिम, देखिए यहाँ पर, तो नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब आभासी B2 पर बनेगा। तो आपका ये नेत्रिका जो है इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपका B2 पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा B2 पर। कहाँ पर? B2 पर। तो ये आपका जो नेत्रिका का इसका फोकस लेंस है और इसका जो इसका है विदृश्य का फोकस लेंस FE है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आवर्धन क्षमता जो निकालना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र है M बराबर आपका होता है बीटा अपान अल्फा। क्या होता है? बीटा अपान अल्फा। अब इस पर हम लोग टैन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टैन बराबर आपका होता है, यहाँ पर आप बना सकते हैं इस प्रकार से आँख। ठीक है, ये आँख है, ये कोण बनता है आपका। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको एक यहाँ पर ट्रायंगल खींचेंगे, ट्रायंगल खींचकर ABC इसका नाम देंगे ABC। ठीक है, ABC नाम देंगे। तो देखिए जब हम लोग टैन निकालते हैं तो लाल बटा कक्का से निकालते हैं। तो LA और KA, यानी कि ये देखिए लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, लंब बटा आधार है। ये साइन कास थीटा, साइन कास और ये टैन होता है। तो टैन का मान कितना है? लंब बटा आधार। लंब आपका ये है AB क्या आपका लंब है। तो देखिए टैन अल्फा पर लेंगे तो टैन अल्फा बराबर क्या हो जाए? देखिए ये अल्फा के लिए, ठीक ना, अल्फा बराबर यानी कि टैन अल्फा, जैसे टैन थीटा लेते हैं वही थीटा के जगह पर हम लोग अल्फा लेंगे। तो टैन अल्फा बराबर AB, पहले आपका लंब हो गया, लंब बटे आधार, जो आधार क्या है? AC है। AC का मान कितना है? D है। यहाँ पर -D लिखेंगे। तो AB बटे में -D हो गया। उसी तरह से बीटा का मान जब निकालेंगे तो टैन बीटा बराबर A1B1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A1B1 माइनस में UE, क्या है? UE। ठीक है, उसकी दूरी जो आपके यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर UE है। ठीक है, UE, और ये जो आपका था D था। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तब यहाँ पर अब समीकरण, ये इसको एक मान लीजिए समीकरण। अब अल्फा और बीटा के मान समीकरण एक में रखने पर, अल्फा और बीटा के मान समीकरण एक में रख देते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान रखें तो यम टैन अल्फा का मान जो आपका था A1B1, ये बीटा का मान था बीटा A1B1 अपान में -UE और बटे में AB अपान में -D, ये अल्फा का मान था। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये D ऊपर हो जाएगा और AB जो नीचे रहेगा। तो A1B1 अपान में -UE गुणे में D अपान में AB, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या आपका ये बचेगा A1B1 बटे में UE और यहाँ पर D बटे में AB बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो आपका M बराबर आएगा -V0 अपान में U0 और D अपान में UE, D अपान में D है और UE वही है। ठीक है, अब देखिए माइनस से V0 और U0 कहाँ से आया, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जो आया है ये यहाँ से आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक का जो आपका प्रतिबिंब बना है A1 और B1 पर बना है, A1B1, ये क्या है? अभिदृश्यक का ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसकी जब अब लंबाई निकालेंगे तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? V0 आएगी। क्या आएगी? इसकी V0 आएगी। ठीक है, तो V0 हो जाएगा और V इसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर जब आप AB का मान, AB का जब वस्तु इसका देख रहे हैं, विदृश्य का वस्तु देख रहे हैं, A और B पर बन रहा है, इसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? U0 हो जाएगी। तो वहीं पर आपका ये U0 आया है और ये V0 आया, माइनस में V0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये आपका माइनस V0 अपान में U0 और D अपान में UE, समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर शर्त एक है, पहला है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब इसका वी ई बराबर माइनस डी लेते हैं। क्या लेते हैं? वी ई बराबर माइनस डी डिस्टेंस है, और यू बराबर आपका माइनस यू ई हो जाता है, और एफ बराबर प्लस में एफ ई हो जाता है। क्या होता है? एफ बराबर आपका प्लस ई हो जाता है, एफ ई हो जाता है। ठीक है, अब लेंस के सूत्र से चलेंगे हम लोग। तो लेंस के सूत्र पर यही सब मान रखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v की जगह पर देखिए हम लोग क्या रख रहे हैं, तो एफ की जगह पर देखिए हम लोग रखें 1/, ये एफ ई हो गया एफ की जगह पर, और ये माइनस डी हो जाएगा वी जो होगा, और यू जो होगा आपका ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे से इसमें माइनस है, माइनस इसमें भी है, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/u ई हो जाएगा। तो ये यू ई हो गया। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आएगा, तो 1/f ई प्लस में 1/d इक्वल टू 1/u ई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर लिए, डी से भाग भी दिए, डी से गुणा भी कर लिए, दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए डी से। तो डी से जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए डी ऊपर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो 1/d कामन लेंगे, क्या करेंगे? 1/d कामन लेंगे, 1/d। तो 1/, जब d कामन लेंगे तो यहाँ से d बाहर आएगा। ठीक है, देखिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से क्या आएगा आपका 1/d कामन लेंगे तो ऊपर का d बचेगा, d बचेगा ऊपर का, और नीचे आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर d/f ई और प्लस में 1। ठीक है, ये बचा, और नीचे का जो d था कामन में चला गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/u ई बराबर में 1/d, और यहाँ पर कोष्टक में d/f ई प्लस में 1/1 लिख सकते हैं, या फिर उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, d, ये d जो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो d/u ई हो जाएगा, बराबर में ये जो आपका बचा 1 प्लस d/f ई हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब d/u ई का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 देखिए आपका यही है कि d/u ई यही है। ठीक है, तो u ई की जगह मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस d/f ई रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए m बराबर माइनस का v0 u0 समीकरण 2 में है, और ये प्लस का 1 प्लस d/f ई ये मान रख दिए वहाँ पर। तो ये मान रखेंगे तो ये आपका आवर्धन क्षमता का ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, इस पर आपका प्राप्त हुआ ये, तो ये आपका देखिए सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आपका था प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 था। प्रश्न नंबर 7 के अथवा पर चलते हैं। अब देखिए आ गया प्रश्न नंबर 7 का अथवा, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V, समीकरण V इक्वल टू जो वोल्टेज इसका मान दिया है 40 साइन दिया है, और ये 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकेंड में है, समय वोल्टता यानी t-v ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका वर्ग IRSM निकालना है, IRMS जो होता है वही वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है आपका, जो आपका वोल्टेज बराबर V बराबर दिया 40 साइन और 100 पाई दिया है, और यहाँ पर हम लोग इससे तुलना करेंगे V इक्वल टू V0 साइन WT ओमेगा टी से, W इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम गलती से W कर दिए हैं, ओमेगा है। तो यहाँ पर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर आपका V0 इक्वल टू 40, जो आपका V0 कितना है यहाँ पर 40 दिया है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई है। और देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है 2πf इक्वल टू 100 पाई, तो 2πf इक्वल टू 100 पाई होता है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 2f यानी कि f बराबर आपका 100/2 हो जाएगा। 2 से कटेगा, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 100 तो 50 आएगा। f बराबर कितना आया 50 आया, कितना है 50, तो t बराबर 1/f यानी कि 1/f यानी कि 1/50। ठीक ना, 1/50 आया, तो 50 से जब भाग करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, अरे सेकेंड आएगा, 0.02 सेकेंड आएगा। कितना आएगा
0.02 सेकेंड। तो आपको इतना मान यहाँ पर दिया गया है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाना है कितने के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए। पूरे एक चक्कर के लिए फिगर हम देखिए यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर पहले आप लोग ऐसे खींच लेना है आरेख, ठीक है ना। ऐसे आरेख खींचेंगे तो यहाँ पर जब ऐसे करेंगे यहाँ तक तो ये हाफ चक्कर हुआ, और एक ऐसे घुमा देंगे तो फुल चक्कर हो गया। दोनों को अगर लिया कर यहाँ पर मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा फुल चक्कर के लिए, एक पूरे एक चक्कर के लिए। तो यहाँ पर जो है वोल्टता का मान दिया है 40 दिया है, और इसका अधिकतम मान यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो इसका 0.02 सेकेंड आया है, इसका पूरा समय आया है, समय का मान। तो यहाँ पर जब पूरा चक्कर कर रहा है तो 0.02 सेकेंड में कर रहा है। जब हाफ हाफ करेगा तो आधा करेगा तो आधा आएगा, 0.01 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इतना। अब देखिए वर्ग माध्य मूल निकालना है, मूल का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए वी आर एम एस बराबर फार्मूला होता है V0 इक्वल अपान पाई 2, ठीक ना। V0 अपान पाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा V0 अपान पाई 2। तो V0 और अपान में पाई 2 का फार्मूला, जो V0 का मान देखिए यहाँ पर दिया है 40 वोल्ट, 40 रखेंगे, और पाई 2 है पाई 2 परिमेकरण करेंगे, यानी परिमेकरण का मतलब करड़ी 2 से ऊपर गुणा करड़ी 2 से नीचे गुणा। तो ये करड़ी करड़ी हट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ऊपर में करड़ी लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 40 कटेगा तो 20 बचेगा, 20√2 आएगा। कितना आएगा, 20 करड़ी में 2 वोल्ट आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं समझाना था, उसमें तो बहुत ज़्यादा समझाना था, फिगर भी बनाना था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, हल कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर चुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल, ये देखिए हेडिंग है चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल, ठीक ना। चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, यदि किसी चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे तो इस उसका उसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। यानी कह रहा है कि अगर कोई चुंबक है, उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसका जो हर भाग होगा ना, वो भी एक पूर्ण चुंबक ही कहलाएगा, ठीक है। पूर्ण चुंबक का कार्य करेगा तो पूर्ण चुंबक ही कहलाएगा। यहाँ तक कि प्रत्येक घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी पूर्ण चुंबक होता है, जिसे परमाणु चुंबक कहते हैं। अपनी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करता है। कैसी 2 प्रकार की गति करता है, तो यहाँ पर देखिए एक होता है कक्षीय परिक्रमण और एक होता है चक्रण इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये फिगर बना है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इधर कर रहा है गति और एक इधर गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर बहुत जरूरी नहीं है इसका, आप लोग हो सकता है तो इसको बना लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लिख करके। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरी पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, यह नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर गति करते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं। यह नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, कक्षीय परिक्रमण जिसे कहते हैं। ये नाभिक के, अगर ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है इस प्रकार से, नाभिक के, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर गति करते हैं, अगर इसी में इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना कक्षा जो इनकी होती है, 4 कक्षाएं होती हैं, अगर वो कक्षा के चारों ओर घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रण कहते हैं। दोनों ही प्रकार की गति से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, परंतु चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 90%, परिक्रमण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 10% की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ठीक है। जो आपका चुंबकत्व होता है, इससे चक्रण गति जो उत्पन्न होता है वो 90%, और जो परिक्रमण से उत्पन्न होता है वो 10% की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, ठीक ना। और देखिए अब इसमें हम लोग हेडिंग एक लगाए हैं, पूछा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अनुचुंबकीय क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम, यानी कि थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं, उसे चुंबकीय
उसे अनुचुंबकी कहते हैं। या देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर पीटी, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर PtCr यानी कि प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, आदि इसके उदाहरण हैं। आदि इसके क्या है उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिचुंबकी पदार्थ। प्रतिचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जस्ता है, बिस्मिथ है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक है, जल है आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि उसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं चुंबकित होते हैं। ठीक है, लव चुंबकीय पदार्थ क्या है? लव चुंबकीय पदार्थ, लव चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। Fe जैसे में आपका आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट है, इसके उदाहरण है। ठीक है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है आदि। प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है अथवा वाला, इसका है देखिए एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर जो दिया इसका अपवर्तनांक है √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे? प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है n बराबर √3 दिया है। आपतन कोण जो होता है I=R, अपवर्तन कोण दुगुना होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I=R2 यानी कि 2 दोगुना होता है तो I=2R यानी कि समीकरण नंबर इसको 1 मानिए। अब देखिए आपको निकालना है A1 प्रिज्म कोण और आपका R1 A निकालना है और R निकालना है प्रिज्म कोण और क्या आपको निकालना है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सूत्र से चलेंगे। सूत्र हमारा क्या है ये देखिए R बराबर होता है A/2। R बराबर क्या होता है A/2, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2 × R यानी कि 2R। ठीक ना, A बराबर 2R हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या था यहाँ पर था I=2R, समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा A, क्योंकि यहाँ पर 2R जो है, यहाँ पर 2R जो है 2R बराबर A है तो यहाँ पर A हम लिख सकते हैं। तो I बराबर A हो जाएगा, प्रिज्म कोण है ये। हम जानते हैं कि जो n बराबर होता है साइन I=sin R यानी कि ये क्या है आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण है। ठीक ना, तो साइन I बटे साइन R हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर। तो अपवर्तनांक कितना दिया आपका √3 दिया है। अब देखिए एक फार्मूला आपको पढ़े हैं, अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो इसमें फार्मूला आप पढ़े होंगे कि sin 2A बराबर 2 sin A × cos A। अगर बायोलॉजी वाले हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले को याद कर लीजिएगा बायोलॉजी वाले। sin 2A = 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग साइन A का मान निकालेंगे, किसका मान साइन A का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए साइन A/में साइन A2 कैसे आया? देखिए साइन I है तो I का मान क्या है A, तो A रख सकते हैं हम यहाँ पर, तो साइन A रख दिए, A हो गया I की जगह पर। और यहाँ पर देखिए R की जगह पर A/2 रख सकते, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन A/2 हो गया R की जगह पर। ठीक है, अब लोग आगे चलते हैं अगले पेज पर तो उसको हम लोग समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका है √3 बटे में साइन A/sin A/2। ठीक ना, तो साइन A/2 को ऊपर से साइन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो साइन को ख़त्म करना है तो यहाँ पर देखिए आप फार्मूला अभी हम दिखाएं आपको कि साइन 2A बराबर आपका क्या होता है 2 sin A इंटू में cos A होता है ना, ये होता है। तो साइन A बराबर जब हम करेंगे तो साइन A बराबर हो जाएगा 2 sin A बटे में 2 × cos A बटे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये साइन A की जगह पर मान रखेंगे यहाँ पर, तो साइन A की जगह पर देखिए मान 2 sin A बटे 2 × cos A बटे 2। तो साइन A बटे 2 से साइन A बटे 2 कैंसिल हुआ। अब देखिए बच्चे का रूट में 3 इंटू बराबर में 2 दशमलव कह रहे हैं 2 इंटू यानी कि गुणे में है cos A बटे 2। ठीक है,
अब देखिए जो गुणे में 2 है इसको इधर भाग करेंगे तो √2/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, बराबर में काश a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, काश यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो ये काश किसका मान होता है, काश 30 अंश का मान होता है। जो करड़ी में 3/2 होता है मान किसका होता है, काश 30 अंश का होता है। तो काश 30 अंश लिखेंगे, काश 30 अंश और काश a/2, तो काश से काश कैंसिल, a/2 बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। ए से इधर गुणा करेंगे, ए से इधर गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, ए बराबर a/2 बराबर 30 आया। 2 से गुणा करेंगे इधर जाएगा 2, तो ये 60 अंश ए बराबर आ जाएगा। तो प्रिज्म कोण आपका कितना आ गया, ए बराबर 60 अंश आएगा। अपवर्तन कोण जब आर निकालेंगे तो a/2 होता है, तो यही निकालना था आपका आर, तो ये a/2 हो जाएगा, यानी कि 60/2 हो जाएगा। तो 60 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और जो आपका आपतन कोण था वो आई बराबर ए था, तो आई इक्वल टू 60 अंश ही रहेगा। ठीक ना, तो ये आपका सवाल था जो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। देखिए आधार लिखे हैं एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए हम, देखिए हम लोग समझा देते हैं इसको। देखिए आधार है, जब अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, जब अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति में क्या होगा, पंच संयोजी पदार्थ, इसमें जो एन टाइप में होगा पंच संयोजी पदार्थ होगा, से आर्सेनिक है, एसबी है और फास्फोरस है आदि। ठीक है, और जब पी टाइप की बात आएगी तो इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ आएंगे, जैसे एल्युमिनियम आएगा, इंडियम आएगा आदि, यानी कि जिस पर 3 प्लस चार्ज होते हैं। जैसे एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, इंडियम पर +3 चार्ज होता है, और इसमें पंच संयोजी है तो इस पर 5 5 5 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ठीक ना, आवेशवाहक यही तक है, ये नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें बहुसंख्यक जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक में जो आपके कोटर होंगे क्या होंगे, अल्पसंख्यक कोटर होंगे। और इसमें जो आपका पी टाइप में इसमें बहुसंख्यक कोटर होगा और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तीसरी पॉइंट है इसमें कि चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। जो आपका एन टाइप में आपके चालकता होगी बहुत अधिक होगी, और जो आपकी गतिशीलता होगी यह भी अधिक होगी। और जो पी टाइप में आपकी चालकता होगी कम होगी और गतिशीलता भी क्या होगी, कम होगी, किसमें, पी टाइप में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, पर हम देखिए लिख लिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड का ये पूरा फिगर बना लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको पीएन लिख लेना है, इस प्रकार से ये संधि ये डायोड बना लेना है आपको, और यहाँ से आपको ये ट्रांसफार्मर बना लेना है इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ से धारा जो है यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर आपको बना लेना है, ये इनपुट है एसी है, और ये आपका डीसी है आउटपुट है, और ये आरएल है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका नाम एन है, इसका नाम पी एन है, पी है। अब ये सब आपको जैसे बना लेना। ठीक ना, इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, बस फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद हम लोग जो लिखे यहाँ पर देखिए लिखे हैं। ठीक है, लिखे क्या है, जिस एसी को दिष्टकृत करना होता है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। जो ये ट्रांसफार्मर है इसको क्या प्राथमिक कुंडली से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है पीएन डायोड है, ये पीएन डायोड पी क्रिस्टल से जोड़ देंगे। ठीक है, पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल तथा द्विकुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। जो ये आरएल है द्विकुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ दिया जाता है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्र अभिनत होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। जब आपका ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक, जैसे ए सिरा है तो बी सिरा के आप सापेक्ष क्या है, ये धनात्मक है, तो आपका क्या होगा, अग्र अभिनत होगा। और यहीं पर ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये वाला धनात्मक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत हो जाएगा। ठीक है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। लोड रेजिस्टेंस जिसको आरएल बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस में धारा सी से डी
की ओर बहती है। दूसरे आधे चक्र में ए सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है, ठीक ना। ए सिरा जो होता है बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, निगेटिव होता है, तथा डायोड उत्क्रम अभिनत होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे वाले यानी कि अल्ट्रा करंट होता है, अल्टर करंट, ठीक ना। अल्टर करंट के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है, ठीक ना। जो आपका धारा जो आपका डायोड है यह किसकी तरह, दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। यानी कि जैसे मैं अभी आपको ये वाला फिगर बनाया था, ऐसे और ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे करके था ना, यहाँ से ऐसे 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 था। तो यहाँ पर जब ये धारा जा रही है तो यहाँ से जब धारा जा रही तो आधा है, फिर यहाँ से जा रही फिर आधा है, यानी कि ये रुक रुक कर जाती है। जो धारा जाती है यहाँ से ये रुक रुक कर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक ना, ऐसे जाती है ये धारा, ठीक है। तो इसी को इसमें बताया गया है कि आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे, देखिए यहाँ पर एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है, ठीक है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। ये आपको लिख लेना है इसको। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का एक है। देखिए क्वेश्चन आपका अथवा वाला है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा क्वेश्चन, और ये सेट का अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। जो गॉस का नियम होता है उसका उल्लेख करना है। इसका प्रयोग करके पहला जो एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तथा दूसरा है स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। कूलाम का नियम का निगमन भी करना है। तो यहाँ पर देखिए गॉस परिमेय हम लिख लिए हैं। गॉस की परिमेय जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो फाई ई होता है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। जो आपका किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का ε0 गुना होता है, ठीक ना। बस यही आपको याद करना है कि ε0 इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। देखिए फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। जैसे कि ये आपका फ्लक्स हो गया, इसमें जो धारा बह रही है, जो आवेश है, वह आवेश जो होता है 1/ε0 के गुना के बराबर होता है, यानी कि इसमें गुणा के बराबर होता है, ठीक ना। तो वो ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे परिभाषा भी आपको याद रहेगी। देखिए क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका जो फार्मूला होता है आपका क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक ना। ई वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए हो जाएगा, फिर डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा, ये फार्मूला होता है ना, ई डी ए कास थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो कास थीटा का जब हम लोग मान थीटा का जगह पर क्या रख लेते हैं, 0 अंश रख लेते हैं, तो 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 होता है। तो 0 अंश का जब मान 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए हम लोग संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए क्लोज समाकलन करेंगे, ठीक ना, क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि बंद समाकलन। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से समाकलन का चिन्ह लगाना है, इसमें इसे गोले बनाना है, तो बंद समाकलन होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू क्लोज समाकलन है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू फाई डी ए, ठीक है, समाकलन डी ए। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू आएगा आपका, जो कि यहाँ पर जो आपका फाई डी ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना,
4πr² होता है। और ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। समीकरण नंबर इसको 2 मानना है, समीकरण नंबर इसको 1 मानना है। ठीक है। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय आपका क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपान ई नाट होता है। तो क्यू अपान ई नाट होता है, तीसरा समीकरण है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर है समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr²। और समीकरण 3 है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग ई बराबर मान निकालना है, तो ई बराबर जब निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू अपान r²। जो ये नीचे था ये इसकी जगह हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में r²। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए इसी पर हम लोग कूलाम का नियम भी निगमन करेंगे। तो कूलाम का नियम यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए माना बिंदु आवेश प्लस क्यू से r दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तो उस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण आरोपित बल जो होगा F बराबर Q0E होगा। क्या होगा, जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, Q0E होगा। समीकरण नंबर 5 मानेंगे। समीकरण 4 व 5 से हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 4 आपका ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो समीकरण आपका 4 है और नीचे वाला जो है ये 5 है। तो यहाँ पर देखिए F बराबर आपका Q0E है, तो E का मान यहाँ पर आपका दिया 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r²। तो यहाँ पर रखेंगे E का मान, तो हो जाएगा F बराबर Q0 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r² हो जाएगा। अब देखिए हम एकदम सही से इसको कर लेते हैं। Q0 और Q को एक जगह कर लिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 इंटू क्यू अपान में r²। ये आपका आ जाएगा किसका नियम, ये आपका आ जाएगा कूलाम का नियम का फार्मूला। यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कूलाम का निगमन हो गया, नियम का फार्मूले का निगमन हो गया। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो अनसाउंड सेट है बहुत ही अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसको अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं PDF ले लीजिए, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।